Unemployment, the biggest problem of the era, and government jobs are the ultimate solution. इस बार पूरे 2 साल बाद UPSC EPFO ने 577 vacancies announce की हैं, which includes few posts of grade A, which has been announced after 8 years. This is a very great opportunity और I hope आप सब ने अभी तक फॉर्म्स भर दिए हैं और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है. Now the biggest problem with this job is that relevant study material is not available. And for this sake, we have brought 4 booklets which includes the major section of UPSC EPFO exams, that is accounting, industrial relation, audit and insurance and labor laws. And these books has been prepared by industry experts who has been working in this area for a long period. Invest in your future by investing in your knowledge. Order your UPSC EPFO guidebooks and take the first step towards the success. Greetings, my name is Mohammad Aryan Tariq and I have scored 399 out of 400 marks in ISC Class 12 board examinations and have a percentage of 99.75 and have a national rank of 1 in the ISC board exams. मैं अपने एक्सपीरियंस से बस ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी आप बोर्ड्स को या किसी भी एग्ज़ाम को बड़ा नहीं मानना होता है. एग्ज़ाम को अगर आपने अपने से बड़ा मान लिया फिर वो चीज़ आप कभी अचीव ही नहीं कर पाओगे. आपको हर चीज़ अचीवेबल है. तो मेरी स्ट्रैटेजी सबसे पहले मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी साथ डील करना चाहूँगा. मेरे पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी क्लास 12 में सब्जेक्ट्स है एंड मेरे ऑप्शनल्स है बायोटेक्नोलॉजी एंड फिजिकल एजुकेशन. तो ISC बोर्ड में होता है कि इंग्लिश आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है. तो मेरी स्ट्रैटेजी सिंपल थी कि जो कंपलसरी सब्जेक्ट हम लोग का ऑलरेडी काउंट होगा परसेंटेज में इंग्लिश, उस पर मेरा मेन फोकस था. तो इंग्लिश के लिए हम लोग के स्कूल टीचर्स ने काफ़ी हेल्प करी थी. रक्षिता मैम हमारी क्लास इंग्लिश टीचर थी, उन्होंने काफ़ी हम लोग की हेल्प करी. तो इंग्लिश में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बस ये है कि लिटरेचर में आपको जितनी आपकी 3 टेक्स्ट बुक्स हैं जो काउंसिल ने प्रिस्क्राइब करी हैं, एक तो शेक्सपियर का प्ले एंड स्टोरीज एंड पोम्स, इन तीनों में आपको लर्निंग एक्सटेंसिवली करनी होगी. आपको मतलब मेन इंपॉर्टेंट स्पीचेस जो आपके टीचर्स मार्क कराएं या फिर मेन इंपॉर्टेंट जैसे पोएम्स आपको सारी एंटायरली लर्न होनी चाहिए, या शेक्सपियर के डायलॉग्स जो होते हैं वो भी टेक्स्ट में जो आपको टीचर्स मार्क कराएं उनके पास बहुत ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है. तो टीचर्स अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं, तो टीचर्स के एक्सपीरियंस को माने. एंड लिटरेचर में आपको लर्निंग पे फोकस करना है. एंड मेन बात आती है लैंग्वेज की. जैसे हम लोग मैथ्स करते हैं कि मैथ्स में हम लोग को डेली प्रैक्टिस चाहिए होती है कि कुछ सम्स करें तभी मैथ्स चाहिए हम लोग को, फॉर्मूले होते हैं मैथ्स में. उसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज भी एक तरह की मैथ्स है, लेकिन मैथ्स में नंबर्स होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड्स हो जाते हैं. तो मैंने लैंग्वेज को ऐसे डील करा है क्योंकि जैसे मैथ्स की तरह लैंग्वेज में भी रूल्स होते हैं कि आपको इस सेंटेंस को इस फॉर्म में चेंज करना है तो उसके लिए स्पेसिफिक रूल लगेगा. तो मैंने उसके लिए प्रैक्टिस तो करी थी प्रीवियस 25 ईयर्स के बोर्ड पेपर्स लैंग्वेज के, ग्रामर वहाँ से. एंड रेफरेंस बुक्स मेरे पास थी रन एंड मार्टिन एंड जोसेफ मैओल, ये मेरी रेफरेंस बुक्स इंग्लिश के लिए थी. नाउ इट कम्स टू फिजिक्स. तो जो भी बच्चे बायो लेते हैं उनके साथ जनरली एक वो रहता है कि मिथ कि उनको फिजिक्स से डर लगता है. तो मेरे साथ ये मिथ था नहीं, क्योंकि मैं अपने आप को थोड़ा लकी मानता हूँ कि मेरी मैथ्स थोड़ी स्ट्रॉन्ग थी. मेरी मैथ्स मतलब हमेशा से अच्छी थी, तो मुझे फिजिक्स में कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई. तो फिजिक्स में आपको ये है कि 12th में जो बच्चे हैं उनको कि आपको 11th के बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग रखने हैं, क्योंकि फिजिक्स 11th से लेकर 12th के लास्ट चैप्टर तक पूरी कनेक्टेड है. अगर एक भी चैप्टर हमने 11th का भी मिस करा है, कॉन्सेप्ट वीक रह गया है, तो उसमें आप थोड़ा करना है. जैसे कुछ चैप्टर्स 11th में बता देता हूँ मैं जो थोड़े 12th में इंपॉर्टेंट थे मेरे लिए. जो बेसिक मैथ्स आपको 11th में पढ़ाई जाती है, वेक्टर चैप्टर होते हैं स्टार्टिंग, मतलब जो 3-4 चैप्टर्स रहते हैं 11th के, वो आपकी पूरी लास्ट 2 ईयर्स की फिजिक्स का बेस रहता है. फिजिक्स में मेरी रेफरेंस बुक जो काउंसिल की प्रिस्क्राइब थी ISC की, नूतन फिजिक्स, वो थी मेरी. एंड उसमें भी प्रीवियस ईयर पेपर्स फिजिक्स के प्रैक्टिस करे थे हम लोगों ने. नाउ इट कम्स टू केमिस्ट्री. केमिस्ट्री एक्चुअली मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, तो इस सब्जेक्ट में मुझे कभी कोई ऐसा इशू नहीं आया. केमिस्ट्री में मेरी टीचर इतनी अच्छी थी बेला मैम, उन्होंने कभी प्रॉब्लम आने नहीं दी. हम लोग बस केमिस्ट्री में मेरी रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा थी क्योंकि वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, तो उसमें मैंने प्रैक्टिस भी खूब करी थी. मैंने मल्टीपल बुक्स उसमें करी थी. केमिस्ट्री में 3 ब्रांचेस, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल भी एकदम सेम फिजिक्स की तरह फॉर्मूला बेस्ड और कैलकुलेटिव. तो उसमें भी आप फिजिकल और फिजिक्स को जितना प्रैक्टिस कर सकें, एकदम न्यूमेरिकल जितने टाइप के न्यूमेरिकल आप लगा सकें वही करना रहता है. एंड फिर आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों ने जो होता है ना थोड़ा मीम्स के चक्कर में आजकल वो बना रखा है कि सिर्फ रटना होता है या सिर्फ लर्निंग रटाफाई करना होता है, उसमें वो नहीं है. आप अगर समझेंगे एकदम आपको बुक्स रीड करनी होगी. जैसे आजकल देखा जा रहा है कि बच्चों ने रीडिंग हैबिट छोड़ दी, वो सब एकदम स्पून फीडिंग पे करने लगे कि वो टीचर समझाएंगे तभी हमें करना है. तो हम लोग को बुक रीडिंग की हैबिट दोबारा से, मतलब जो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है उसको आप करिए सर्च. जैसे एक मुझे याद है क्वेश्चन एक केमिस्ट्री में मेरा फंसा था कि टीचर ने कह दिया था एक्सेप्शन है, तो मैंने उस पर पूरा आराम से रिसर्च करा, गूगल पे जाके अलग अलग विकीपीडिया और काफ़ी रिसर्च पेपर्स मैंने जाके देखा, तब जाके मुझे समझ आया. तो ऐसे इंटरेस्ट केमिस्ट्री में तो जो कहता है एक्सेप्शन, उस पर आपको खुद रिसर्च करनी पड़ेगी और टीचर्स की हेल्प लें. तो उसमें केमिस्ट्री में मेरा रेफरेंस मटेरियल था, एक ISC बुक्स थी, उसके अलावा मेरे एक्स्ट्रा में प्रदीप जो CBSE की बुक आती है उससे मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए प्रदीप यूज़ करी थी. एंड फिर आता है बायोलॉजी. बायोलॉजी मेरा कोर सब्जेक्ट था, तो उसमें भी मेरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड थी. तो बायोलॉजी की सिंपल होती है, उसमें भी आपको मेनली कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करनी होती है अपनी, कि आप कॉन्सेप्ट अगर आपको अंडरस्टैंड है फिर आप अपने वर्ड्स में उसको फ्रेम करके कीवर्ड्स को इंटैक्ट रखते हुए आंसर अपने आप रख दिए.
क्योंकि बायो में भी लोग कहते हैं कि आपको लर्निंग करनी होती है, बुकिश लैंग्वेज लिखनी होती है, ये नहीं चाहिए होता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इस टॉपिक में या इस मैकेनिज्म में ये हो रहा है बायो में, तो आप उसको अपने वर्ड्स में करके, एंड बायो में होता है कि आप डायग्राम जितना कर सकें, आप डायग्राम्स या फ्लो चार्ट के फॉर्म में अपनी पूरी स्टडी को मैंने ब्रेक कर लिया था बायो में, कि मैंने इस टॉपिक इस चैप्टर का एक फ्लो चार्ट बना लिया या माइंड मैप बना लिया, वो एग्जाम में जाकर मैं ड्रॉ कर देता था, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन 1 पेज में कंप्लीट एंड पूरी इन्फॉर्मेशन भी उसमें, तो टाइम बचता था एक तो, प्लस एग्जामिनर जो चेक करता है कॉपी उसके ऊपर इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है डायग्राम्स देख के, प्लस लेबलिंग से साथ, तो बायो में था। एंड फिर आता है बायोटेक सब्जेक्ट। बायोटेक एंड फिजिकल एजुकेशन जो ऑप्शनल सब्जेक्ट से, इनका सिलेबस थोड़ा कम था, तो इनको मैंने यही करा था कि इन 2 सब्जेक्ट को जाने नहीं देना अपने उससे स्ट्रॉन्ग होल्ड से, क्योंकि इस सब्जेक्ट्स में काफ़ी ईजी होता स्कोर करना। एंड बायोटेक सब्जेक्ट मेरे तो बहुत लग गया था, क्योंकि 50% का सिलेबस एक्जैक्टली बायो से मैचिंग था। तो एक क्या एडवांटेज में जो कि बायोटेक और बायो का आईएससी का सिलेबस सेम रहता है, तो एक जगह से प्रिपेयर करने पे दोनों जगह पे वो मिलता है हम लोग को प्रॉफिट। फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट तो इजी था, उसमें तो हम लोग बस थ्योरी, उसमें भी बायो की तरह बस अगर कॉन्सेप्ट पता है कि क्या हो रहा है, जैसे किस एक्सरसाइज से क्या होता है, तो उसमें भी आपको लर्निंग करके अपने वर्ड्स में उसको फ्रेम कर देना है। ठीक। एंड उसके बाद मेरी आती है कि मेरे क्या क्या शेड्यूल रहा था। मेरा शेड्यूल एक तो ये था कि मेरा स्कूल डे होता था रेगुलरली, संडेज को भी एक्स्ट्रा क्लासेस थी, तो उसमें मेरा था कि मैंने कभी स्कूल मिस नहीं करा अपना। स्कूल में कॉन्स्टेंटली जाता था, क्योंकि टीचर्स हम लोग बहुत सपोर्टिव थे। टीचर्स कहते थे कि रात को हम लोग 12-1 बजे भी डाउट आते थे, तो हमारे टीचर्स वर ऑलवेज देयर फॉर मी। तो उसमें था कि स्कूल मैंने कभी मिस नहीं करा। 6 to 7 आवर्स का स्कूल होता था, 8 to 3 या 8 to 2। तो उसमें मैंने स्टार्टिंग इनिशियल मंथ से, यानी आप मान लिए मार्च से लेकर दिसंबर तक, ये जो स्टार्टिंग फर्स्ट हाफ ऑफ प्रिपरेशन था बोर्ड से पहले वाला, इसमें मैंने स्कूल गया था रेगुलरली, आराम से टीचर्स को फॉलो करा, गाइडेंस। और उसमें शेड्यूल मेरा था कि 3 to 4 आवर्स स्कूल के अलावा कंसिस्टेंट स्टडीज़, क्योंकि बोर्ड प्रिपरेशन ये 100 मीटर रेस नहीं है कि आप एक दिन 10 घंटा पढ़ लें, कब तक 10 घंटा पढ़ लें तो हो जाएगा। ये मैराथन है। इसी मैराथन में आपको डेली अपने एफर्ट्स मारने पड़ेंगे, तभी जाके आपको करनी, क्योंकि ये 1 साल की लंबी जर्नी है, तो उसमें आपको यही करना। तो मैंने यही करा था, शुरू के दिसंबर तक मैंने 3-4 आवर्स अपनी कॉन्स्टेंट एफर्ट्स दिए थे उसमें मेरे। और हाँ, जो कहते हैं सोशल मीडिया भी मैं एक्टिव था, मैं क्रिकेट भी मतलब खेलता था, तो मैंने पूरा एन्जॉयमेंट भी करा था, मैंने पूरा उसमें शेड्यूल अपना बैलेंस रख के चला था। तो मेरा यही था, उसमें जो दिसंबर तक था उसमें मेरा 3-4 आवर्स का था। उसके बाद जो थे जैन, फेब, मार्च, ये 3 जो बोर्ड के मंथ से मेरे, इसमें स्कूल के एक तो प्री बोर्ड से, तो स्कूल के टाइमिंग ड्यूरेशन हम लोग की शॉर्ट हो गई थी 2-3 आवर्स की, तो उसमें स्कूल बस 3 आवर्स आते थे और 2 आवर्स का पेपर होता प्री बोर्ड, तो 5 आवर्स हो गया। उसके बाद मैंने लास्ट 3 मंथ्स में स्कूल को ही अपना स्टडी रूम बना लिया था। नॉर्मल बच्चों, नॉर्मल जो बाकी क्लासमेट्स थे उनका स्कूल वही 12 बजे तक था, खत्म हो जाता था, तो मैं अपनी बुक्स सारी ले जाके वहीं स्कूल में मॉर्निंग में 8 to 4 इन द इवनिंग पूरी हम स्कूल में स्टडी करते थे। घर पे कभी कभी रहता है, डिस्ट्रैक्शन होती है, या कभी कोई मेहमान आ जाता है, कुछ हो जाता है, तो वो फ्लो नहीं बन पाता लास्ट 3 मंथ्स में। तो मैंने स्कूल में ही लास्ट 3 मंथ्स में करा। मेरे फ्रेंड्स के साथ ग्रुप स्टडी मैंने करी थी, तो उनके साथ मैंने इंग्लिश और केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स इन सब का डिस्कशन करा था, तो उससे काफ़ी हेल्पफुलनेस हुई मुझे। एंड बाकी हाँ, जो लास्ट के 2 मंथ से फेब और मार्च जब एग्जाम स्टार्ट हो गए थे, तब मैंने अपना फ़ोन और सोशल मीडिया एकदम बंद कर दिया था, क्योंकि आपको थोड़ा टाइम तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग बिग। अब एक और क्वेश्चन होता है जो स्टूडेंट्स के उसमें रहता है कि हम लोग को स्कूल के साथ क्या कोचिंग भी करनी चाहिए। तो मेरा इस पर एक ऑनेस्ट ओपिनियन ये है कि अगर आपका स्कूल में सारे स्कूल अच्छे होते हैं, उसमें आपके टीचर्स का आपको सपोर्ट रहता है, तो मुझे कोचिंग के मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन ये है कि कोचिंग मुझे लगता है कि स्कूल का शॉर्ट वर्जन हो जाता है कोचिंग। जैसे स्कूल में अगर टीचर आपका ये है कि वहाँ इंग्लिश में समझाएगा, तो कोचिंग में आपको हिंदी में समझा देगा, तो बदल नहीं जाएगा कुछ कोचिंग में आने से। तो अगर आपको खुद सेल्फ, मेरे हिसाब से तो अगर आप स्कूल में अगर अपना पूरा फोकस देंगे 100%, तो कोचिंग मुझे नहीं लगता आपको नीड है। फिर आप घर पे आकर अपने सेल्फ स्टडी पे टाइम दें, क्योंकि स्कूल वाले क्योंकि टीचर्स आपको पढ़ाते रहेंगे, लेकिन इन द एंड रिविजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस वो आप ही को करनी है। तो मेरे हिसाब से कोचिंग उतनी फ्रूटफुल नहीं रहती। अगर आप स्कूल में पूरा फोकस करेंगे तो आपको मेनली सेल्फ स्टडी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस पर फोकस करना चाहिए। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि क्या मैंने कभी प्रेशर या स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती थी। हाँ बिल्कुल होती हैं, वो सबकी प्रिपरेशन में कभी ना कभी लो पॉइंट आता ही आता है। तो मैंने उस लो पॉइंट को देखा कि हर बार जब मैं लो पे जा रहा हूँ, तो उसके बाद मैंने ये देखा कि मैं लो से हमेशा ऊपर ही आऊँगा ना, कि जैसे अगर बॉल भी बाउंस होती है तो पहले वो नीचे आके अपनी एनर्जी रिगेन करती है ना बॉल बाउंस होने से पहले, फिर वो ऊपर बहुत ऊंची हाइट पे जाती है। तो मैंने उसको हमेशा मोटिवेशन की तरह ली, कभी मैं अगर नीचे जा रहा हूँ अपनी लाइफ में, तो मुझे पता है कि आगे मैं फ्यूचर में बहुत ऊपर जाने वाला हूँ, इसलिए कभी ना कभी मुझे मुश्किल देखनी पड़ी है। तो स्ट्रेस का डील करने का मेरा ये था कि मैं अपने पेरेंट्स से बात करता था, मेरे स्कूल में टीचर्स सपोर्टिव थे और मेरे फ्रेंड्स इतने ज़्यादा सपोर्टिव थे मेरे। एंड प्लस मेरे पास ऑनलाइन भी, जैसे सोशल मीडिया पे डिस्कॉर्ड एक ऐप होता है, उसमें मेरे काफ़ी ऑनलाइन फ्रेंड्स भी होते हैं जो इंडिया के कई अलग अलग पार्ट से थे, तो उनसे मैंने ऑनलाइन भी काफ़ी उनसे बात करी, तो उन्होंने भी काफ़ी मोटिवेशन और गाइडेंस दी थी मुझे। मैंने था कि स्ट्रेस मत लो, कि बाकी सबका ओवरऑल ओपिनियन यही था स्ट्रेस के लिए कि तुम अपनी मेहनत 100% और एफर्ट्स 100% दो, बाकी फिर जो रिजल्ट है वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में है सिर्फ उस पर वर्क करना
बाकी रिजल्ट आएगा वो देखा जाएगा। लास्ट डे प्रिपरेशन टिप्स जो कहते हैं ना, एग्जाम से एक दिन पहले आपको क्या करना चाहिए, बच्चे पूछेंगे एक दिन पहले कि हम रिवाइज करें या क्वेश्चंस करें या क्या करें। तो मेरा एग्जाम से एक दिन पहले का शेड्यूल ये था, जैसे उसमें भी सब्जेक्ट वजह से अलग अलग थे। जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट हो गया, लैंग्वेज में था कि हम लोगों ने पेपर्स हम लोगों ने करे थे ग्रुप फ्रेंड्स के साथ, 25 ईयर्स पेपर्स हम लोग बोर्ड से करे थे, प्लस हम लोगों ने 15-20 सैम्पल पेपर एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले उनकी ग्रामर डिस्कस कर ली थी इंग्लिश लैंग्वेज में। लिटरेचर में था कि लिटरेचर में आपको वही बताया था, जैसे लर्निंग उसमें होती है मेन इंपॉर्टेंट। तो लिटरेचर में मैंने लिटरेचर अपने नोट्स बना लिए थे। जैसे स्टोरी एक अगर 15 पेज की स्टोरी है, उसके मैंने शॉर्ट करके 4 पेजेस में पूरी कंसाइज कर ली थी उस स्टोरी को। लास्ट डे में मैंने 4 या 2-3 पेजेस नोट्स जो थे मैंने वो रीड करे थे, उनमें सब कीवर्ड्स थे, सब मैम बताते क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस पर लिखोगे तो एग्जामिनर पे इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। तो वो था। फिजिक्स में था कि आपको फॉर्मूला रिवाइज करने हैं। एंड फिजिक्स में बोर्ड फिजिक्स में एक्चुअली ये होता है कि डेरिवेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड फिजिक्स के लिए। जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाएंगे और आपको न्यूमेरिकल्स करके आंसर टिक करना है, बोर्ड फिजिक्स हो जाती है कि आपको थोड़ा वो उसमें थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आ जाता है कि आपको फॉर्मूला डिराइव करके दिखाना है कि कैसे फॉर्मूला आया है। तो मैंने देखा कि बच्चे जो मेरे क्लासमेट भी थे कुछ, वो फॉर्मूला डेरिवेशन थे, आंसर लिख के याद करते हैं ना, वो डेरिवेशन को रट्टा मारते थे। तो मैंने कभी ये नहीं करा, मैंने करा था कि डेरिवेशन में भी फिजिक्स में भी डायग्राम होता है। तो मैंने पहले डायग्राम समझा, उसमें भी आपको अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती है फिजिक्स की भी, कि डायग्राम समझा, फिर उसमें स्टार्टिंग का पॉइंट और एंड का पॉइंट मैंने देख लिया, कहाँ कैसे स्टार्ट कर रहे हैं और एंड क्या कर रहे हैं। बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन थे, उनको मैं फ्लो में करता गया। तो लास्ट डे पे डेरिवेशंस एंड फॉर्मूले फिजिक्स में रिवाइज करने थे। केमिस्ट्री था, केमिस्ट्री में मेन रिएक्शन रहती है बच्चों की, रिएक्शन हम लोग कैसे याद करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी लेंदी होती है बहुत। तो ऑर्गेनिक में भी ऐसे था कि 11th का हम लोग कनेक्शन था, तो 11th की आपको स्ट्रॉन्ग रखनी है ऑर्गेनिक अपनी। उसमें लास्ट डे टिप्स में यही था कि रिएक्शंस की मैंने कॉपी बना रखी थी, तो रिएक्शन कॉपी को मैंने रिवाइज पूरी जितनी बार मैं कर सकता था, पूरे ईयर में करता रहा, पूरे ईयर मल्टीपल टाइम। लास्ट डे सारे फॉर्मूले फिजिकल केमिस्ट्री के सारी रिएक्शंस एंड गिव रीजन या थ्योरेटिकल टाइप डेफिनेशन जो थी वो मैंने लास्ट डे पे देखी थी। बायोलॉजी, बायोटेक और पीएड, इन तीनों सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी, ये तीनों थ्योरेटिकल सब्जेक्ट रहते हैं। इन तीनों में मैंने अपने डायग्राम्स प्रैक्टिस करे, फ्लो चार्ट, माइंड मैप जो मैंने बना रखे थे, और प्लस मैंने थ्योरी के वो शॉर्ट वो बना रखे थे अपने फ्लैश कार्ड जो होते हैं ना, कि एक साइड मैंने क्वेश्चन लिख रहा है, एक साइड आंसर, तो मैंने वो रिवाइज करता गया। बुलेट पॉइंट्स मैं बनाता था, मैं पैराग्राफ स्टडी नहीं करता था, मैं बुलेट पॉइंट बनाता था। उससे काफ़ी कंसाइज रहता है आंसर हम लोग को और अच्छा लगता है देखने में एग्जामिनर को भी। तो यही मेरी लास्ट डे प्रिपरेशन टिप्स थी। तो मेरा बोर्ड एग्जाम का पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था, तो इस ईयर हम लोग का ऐसे था कि 10th में हम लोग कोविड बैच था, तो हम लोग ऐसे ही बिना एग्जाम से हम लोग प्रमोट हो गए थे। तो ये एक्चुअली हम लोग का फर्स्ट बोर्ड ही था, तो ये काफ़ी अनयूजुअल एक्सपीरियंस, मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। इससे पहला बोर्ड हम लोग का इंग्लिश लैंग्वेज का था 13 फेब को। तो उससे एक दिन पहले काफ़ी मतलब एंजाइटी हो रही थी कि मतलब पता नहीं क्या होगा, सब मतलब सारी मेरे फेलो मेट्स बैचमेट्स सबको यही लग रहा था कि बोर्ड्स पता नहीं कैसे होगा, अच्छा होगा तो नहीं। तो नेक्स्ट जब हम गए स्कूल, तो पहले हम लोगों ने रिविजन किया अपना स्टार्टिंग में, फिर स्कूल वालों ने हम लोग को वो करा था कि उन्होंने प्रेयर करवाई, फिर उन्होंने सबको ब्लेसिंग्स दी, उन्होंने सबको वही टीका लगाया, मिठाई खिलाई। तो बोर्ड्स के हम लोग हाँ स्टार्ट काफ़ी अच्छे पॉजिटिव नोट पे हुआ था। तो बोर्ड एग्जाम में गए थे कॉन्फिडेंटली, पेपर हम लोग को लैंग्वेज का ईजी आया था फॉर्चुनेटली, तो उसमें थोड़ा और कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो गया। फिर नेक्स्ट डे ही हम लोग को लिटरेचर का पेपर था, तो ब्रेक भी नहीं था, तो थोड़ा शेड्यूल भी 2 to 5 का रहता है ना। तो हम लोग 11 तक, तो वो 12 तक था कि हम लोग नॉर्मली एग्जाम जब होते थे तो मॉर्निंग में 9 to 12 हो गए। तो बोर्ड में 2 to 5 वाला टाइम स्लॉट था, उस पर मैनेज करना थोड़ा, कि कुछ बच्चों को होता है ना कि आफ्टरनून में नींद लेनी होती है उनको, तो उस टाइम में मैनेज करना था कि एग्ज़ाम से 1 महीना पहले शेड्यूल अपना वो करा कि आफ्टरनून में स्नैप नहीं लेनी है, वरना एग्ज़ाम के टाइम कहीं वो लेजीनेस ना आ जाए। तो मैंने यही करा था। बोर्ड एक्सपीरियंस मेरा था, स्टार्टिंग में थोड़ी एंजाइटी थी, लेकिन फिर एंड तक जो लास्ट पहले दो एग्जाम्स के बाद काफ़ी ब्रेक भी होता है बोर्ड्स में, तो उसमें हम लोग को काफ़ी टाइम मिल गया था बोर्ड के साथ एक्लेमेटाइज होने में, और काफ़ी नॉर्मल एक्सपीरियंस होने लगा था फिर हम लोग को बोर्ड्स का। नेक्स्ट है मेरा, हाँ मैंने अपना फ्री टाइम कैसे यूटिलाइज़ करा। जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैंने कि हाँ जैसे आपको वो पढ़ाई के साथ साथ आपको दूसरी एक्टिविटीज़ में भी लगने रहना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस बस्टर की तरह काम करेंगे। क्योंकि किसी भी चीज़ का ओवर अगर आप करेंगे तो आपके माइंड पे प्रेशर डालने लगेगा, एंड अगर आप प्रेशर लेंगे तो फिर रिजल्ट आपका डाउन जाएगा। प्रेशर के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। तो मेरे फ्री टाइम में मेरी कुछ इंटरेस्ट, जैसे मैं क्रिकेट काफ़ी फॉलो करता हूँ, एंड मैंने जैसे IPL भी था, बोर्ड टाइम चल रहा था, मैंने IPL देखा नहीं, लेकिन हाँ मैंने स्कोर कार्ड्स काफ़ी सारे फॉलो कर रहे थे मैचेस उस टाइम थे। एंड फिर उसके अलावा था, एंड मैं सोशल मीडिया साइट्स पे भी एक्टिव, जैसे इंस्टाग्राम और ट्विटर और डिस्कॉर्ड हो गया। यूट्यूब पर भी मैं थोड़े वीडियोस देख लेता था, वेब सीरीज़ और मूवीज़ ये मैं देखता था अपने फ्री टाइम में स्टार्टिंग में। और मुझे नेचर और वाइल्ड लाइफ का भी काफ़ी इंटरेस्ट है, मतलब वाइल्ड लाइफ मुझे काफ़ी, मतलब चाइल्डहुड से शौक था कि मुझे वाइल्ड लाइफ या एनिमल्स से काफ़ी वो था। और एक और हाँ, मेरे को रीडिंग हैबिट भी, मुझे रीडिंग भी अच्छी लगती है। तो हाँ एक और टिप है सबके लिए कि आप अगर रीडिंग हैबिट अपनी डेवलप कर सकें जितने भी बच्चे हैं, क्योंकि रीडिंग हैबिट आपको बोर्ड्स के साथ तो हेल्प करेगी,
वो आपको आगे जाके भी लाइफ में जितना ज़्यादा वेल रेड होगे उतनी ज़्यादा आपको नॉलेज मिलती आएगी। कि ऐसे कुछ जैसे मैंने इंटरव्यूज कुछ देखे हैं तो उनमें कहते हैं कि आप जितनी बुक्स रीड करोगे ना आपको उतने लोगों का एक्सपीरियंस मिलता जाएगा। तो अब जैसे 18 ईयर्स में आपके पास 50 ईयर्स का एक्सपीरियंस जाएगा, आपने इतनी बुक्स रीड कर ली। तो मेरा यही एम था कि मैं जितनी बुक्स रीड कर सकूँ, जितने न्यूज़पेपर, जितने इंटरव्यूज़, मैंने उतना उनको फॉलो करा। नॉवेल्स मैंने रीड करी थी, तो मैंने ये सब रीड करके अपनी रीडिंग हैबिट बढ़ाई। इससे आपको बोर्ड्स में हेल्प मिलेगा, प्लस आपकी कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगी, रीडिंग स्किल्स जब आपकी अच्छी होंगी। एंड बाकी मेरा फ्यूचर एस्पिरेंट्स को जो टिप रहेगी वो यही है कि आपको कभी भी टेंशन या प्रेशर नहीं लेना किसी भी एग्जाम को लेके। ये होगा कि आपको, जैसे मैंने अगर 3-4 आवर्स पढ़ा है तो क्यों मेरे लिए चल रहा है, आपको ये भी एस्पिरेंट के लिए मेरी ये सजेशन है कि किसी को भी किसी का शेड्यूल ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। जैसे मेरे लिए 3-4 आवर्स स्टडी सफिशिएंट थी, किसी के लिए हो सकता है वो 1-2 आवर में पूरा वो आउटपुट निकाल ले, किसी के लिए हो सकता है उसको थोड़ा और टाइम लगे। तो आपको अपने हिसाब से पर्सनलाइज गाइडेंस देखनी है। आपको अपने आप में आपको इंट्रोस्पेक्शन करना है कि आपको देखना है मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। फिर उसको आपको एनालिसिस करना है अपने टीचर साथ बैठ के या अपने गार्जियन साथ बैठ के कि मुझे क्या करना चाहिए, कितने आवर्स का शेड्यूल बनाना चाहिए। और कभी भी प्रेशर नहीं लेना है कि अगर आप स्कूल रेगुलरली जा रहे हो उसके बाद आपको एफर्ट्स में करना है रिवीजन रिवीजन रिवीजन। ये 3 बार रिवीजन बस करना है। बस जितना रिवीजन करेंगे उतनी आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और सब आपको लगेगा कि होता जाएगा। एंड नेक्स्ट थिंग है कि मेरे फ्यूचर एम्बिशंस, मेरा फ्यूचर गोल तो है कि नीट क्रैक करके मुझे एक अच्छा डॉक्टर बनना है, कार्डियोलॉजिस्ट। एंड इस ईयर भी मैंने नीट प्रिपेयर करा 2023 का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी इसमें यार प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी क्योंकि मेरा मेन फोकस थोड़ा बोर्ड्स पे था। तो लास्ट 1 मंथ में इतनी प्रिपरेशन हो पाई तो उस हिसाब से सिलेक्शन नहीं हुआ था अनफॉर्चुनेटली। लेकिन होपफुली नेक्स्ट ईयर मैं 1 ईयर का ड्रॉप लेकर प्रिपेयर करूँगा नीट 2024 के लिए। तो लास्ट में थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक टू यू, एंड इन द एंड best of luck to all the future aspirants, and I hope you also achieve well and pass with flying colors.